जब 166 इल्यूशन। उसने हिम्मत करके पेड़ के पास गई और अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, कौन कौन है वहाँ? वन्या की आवाज़ सुनकर कोई जो पेड़ के पीछे छिपकर रो रहा था, वह धीरे धीरे वन्या के सामने आया। वन्या ने उस चेहरे को गौर से देखा। वो पूरी तरह से पहचान में तो नहीं आ रहा था, पर जितना भी वन्या ने देखा उसे समझ आ गया कि ये कौन है। तभी वह अचानक वहाँ पे बेहोश हो गई। अब आगे इधर मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी कार की तरफ बढ़ने लगे। यक्षित तभी से अपनी वाइफी को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि वन्या वेद के साथ होगी, पर वेद तो अपने युवान चाचू के पास था। वह वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेटा मम्मा कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी मैं तो युवान तातू के छात्र था। अब यक्षित को वन्या की फिक्र होने लगी, क्योंकि उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ा कर देख ली, पर वन्या उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। उसे वन्या पर गुस्सा आ रहा था। वह खुद से ही बोला, ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तभी एक बॉडीगार्ड आया और उसने यक्षित को कुछ इशारा किया। यक्षित उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाकर देखा, वहां पर वन्या बेहोश पड़ी थी। उसने झट से उसे अपनी गोद में उठाया और कार की तरफ ले जाने लगा। यक्षित को समझ नहीं आ रहा था कि वन्या इस तरफ कैसे आ गई। वन्या को देखकर चैतन्य दादाजी और अनिल जी को उसकी फिक्र होने लगी। यक्षित उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, ये बस बेहोश हुई है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने कहने को तो कह दिया, पर उसे खुद वन्या की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने वन्या को कार में बिठाया और उनकी कारें जल्दी से मुंबई के लिए निकल गई। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी मम्मा को क्या हुआ? ये बोलकर वह रोने जैसी शक्ल बना लेता है। ये देखकर यक्षित उसे अपनी गोद में लेते हुए उसके गालों को चूम लेता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आप फिक्र मत करो, हम मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ी देर बाद वो उठ जाएंगी। हम मासूम वेद ने अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वन्या उनके कमरे के बेड पर लेटी हुई थी। उसके सिर के पास छोटू सा वेद था और डॉक्टर वन्या को चेक कर रही थी। चेक करने के बाद वो यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर वॉरी मिस्टर सिन्हानिया, आपकी वाइफ बस बेहोश हुई हैं। प्रेगनेंसी में ऐसा होना नॉर्मल है, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर चली गईं। यक्षित की निगाहें अपने बच्चे पर गई, जो अपने छोटे छोटे हाथ अपने गाल पर रखकर अपनी मम्मा को उम्मीद भरी आंखों से देख रहा था। तभी युवान कमरे में आया। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, वेद को अपने साथ ले जाओ और इसे कुछ खिलाकर सुला देना। उद्धरण चिन्ह। वेदना में सिर हिलाते हुए बोला, नो डैडी, वेदांश मम्मा के पास रहेगा। यक्षित ने उसे अपनी गोद में लेकर उसे प्यार करते हुए कहा, बच्चा, आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया है। अगर आप ठीक से नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे ना, फिर मम्मा का ख्याल कैसे रखेंगे? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ ही देख रहा था। वह मासूमियत में बोला, डैडी अगर मैं खाना खाऊंगा तो क्या मम्मा ठीक हो जाएंगी? यक्षित ने वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो वेद अपने चाचू के साथ चला गया। यक्षित वहीं वन्या के पास बैठा रहा और उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वन्या ने अपनी आंखें खोल दी। फिर वो अपने आसपास देखने लगी। वो समझ गई थी कि वो मंदिर से घर आ चुके हैं और इस वक्त वह अपने कमरे में है। फिर वन्या को अचानक से अपने बच्चे की याद आई। वो यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, वेद। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, वेद अपने चाचू के साथ है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसकी तरफ नाराजगी से देखते हुए बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें मंदिर की उस तरफ जाने की? मैंने मना किया था ना, पर नहीं, तुम्हें तो अपने मन की करनी होती है। अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हो जाता तो? उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातों में उसकी नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। वन्या समझ सकती थी कि यक्षित का गुस्सा और उसकी फिक्र जायज है। वह यक्षित के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, यक्षित, मैं समझती हूँ कि आपको मेरी और हमारे बेबी की फिक्र है, पर मैं भी वहां जानबूझकर नहीं गई थी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा तो वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मुझे ऐसा लगा कि वहां पर कोई है जिसे हमारी हेल्प की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं उस तरफ गई थी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर तुम अकेली क्यों गई थी? मुझे बताती या किसी को साथ ले जाती। तुम्हें पता है तुम्हारी फिक्र के मारे मेरी जान निकल गई है। वन्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
ये तुम भी जानती हो कि वहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। और एक बात याद रखना, मुझे इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने दोनों हाथ से कान पकड़ते हुए यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। यक्षित अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। ये देखकर वन्या को थोड़ा बुरा लगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, बेबी देखिए, आपके डैडी मम्मा से नाराज हो गए हैं। आप ही बताए वो आपके डैडी को कैसे मनाए। वन्या की बातें सुनकर यक्षित उसकी तरफ देखते हुए वन्या के पेट पर हाथ रखकर बोला, बच्चा, आपको पता है आपकी मम्मा बहुत लापरवाह हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या अपनी छोटी आंखों से उसे घूरते हुए यक्षित का हाथ अपने पेट पर से झटकते हुए बोली, आप बेबी को मम्मा के खिलाफ नहीं कर सकते। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसकी तरफ देखते हुए अपनी पेट के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए बोली, क्योंकि बेबी मम्मा के पेट में है और वो सिर्फ मम्मा की बात सुनेगा। यक्षित अपनी आंखें छोटी करके वन्या को देखने लगा। वही वन्या को ये देखकर खुशी हुई कि यक्षित उससे बात कर रहा है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वन्या ने ये यक्षित से सीरियस टोन में कहा तो यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम बोलो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मुझे लगता है कि युविका जिंदा है। यक्षित अपनी हैरानी भरी निगाहों से वन्या की तरफ देखने लगा। लगता तो उसे भी यही था। उसका दिल हर बार इस बात की गवाही देता था कि युविका जिंदा है, पर इसे सही साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था जिसके दम पर वही कह सके कि जो उसका दिल कह रहा है वो सच है। उसने इतने साल अपनी मॉम और युविका के कातिल को ढूंढने में लगा दिया, पर हाथ उसके अब तक कुछ भी नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वह मामले की तह तक न पहुंच पाया हो या कोई सुराग उसके हाथ न लगा हो, पर जैसे ही वह उस सुराग तक पहुंचता, कुछ जानने से पहले ही वो खत्म हो जाता। इन कई सालों में यक्षित को बहुत से ऐसे लोग मिले थे जिनसे उसे उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बता सकते थे, पर जैसे ही वो कुछ बताने वाले होते थे तभी उनकी मौत हो जाती थी। इन सब में यक्षित को इतना तो पता चल गया था कि मालविका जी और युविका की मौत कोई बहुत बड़ी साजिश थी जो कि उसे तोड़ने के लिए की गई थी। वन्या की बातें सुनकर यक्षित थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गया। वह इसलिए भी अपनी इस झूठी उम्मीद को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर युविका सच में जिंदा नहीं हुई तो वह फिर से बुरी तरह से टूट जाएगा। वैसे भी वह सालों तक इसी गिल्ट में जीता आ रहा था कि युविका और मालविका जी की मौत उसकी वजह से हुई। वन्या यक्षित के कंधे पर हाथ रख कर बोली, यक्षित, आप सुन रहे हैं ना, मैं क्या कह रही हूँ। यक्षित ने एक नज़र वन्या को देखा और पूछा, और वाइफी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपनी आंखें बंद करके कुछ याद करते हुए बोली, क्योंकि मैंने देखा उसे। अब यक्षित को वन्या की बातें पागलों जैसी लगने लगी। वह अविश्वास से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ देखा तुमने उसे। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मैंने उसे मंदिर के बाहर देखा था। यक्षित, मेरा यकीन कीजिए, युविका को जिस हालत में मैंने देखा था ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत तकलीफ में है। यक्षित, उसे हमारी मदद की जरूरत है। यक्षित, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी आंखें बंद करके वन्या के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी। ये बोलकर वह अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश करने लगा। यक्षित युविका के जिंदा होने के ख्याल को वापस अपने दिल में जगा कर खुद को हट करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका दिमाग यही कह रहा था कि युविका सालों पहले एक हादसे का शिकार हो चुकी है तो वह इस दुनिया में कैसे हो सकती है। यक्षित ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलीं। वह वन्या की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में बोला, वाइफी, युविका 6 साल पहले मर चुकी है तो वह वापस जिंदा कैसे हो सकती है। आई एम श्योर तुम्हें कोई इल्यूजन हुआ होगा, वरना तुम खुद ही सोचो, उस मंदिर के आसपास चारों तरफ जंगल ही जंगल है, वहां किसी इंसान का होना कैसे पॉसिबल है। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए बोली, यक्षित, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको जो दिखा हो वो सच ना हो। यक्षित वन्या की हर बात मानता था, पर इस बात को मानने के लिए वह तैयार नहीं था। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, शशिश वाइफी प्लीज, मैं अपनी प्रिंसेस के लिए पहले ही बहुत तड़प चुका हूँ, तुम उस दर्द को और तकलीफ को दोबारा कुरेने की कोशिश मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह तुरंत वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वन्या उसे देखती रह गई। उसके जाने के बाद वन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आंसू साफ करते हुए बोली, यक्षित, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, मैंने सच में युविका को देखा है।
उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचते हुए वह खुद से ही बोली, ये सिर्फ मेरा एक भ्रम नहीं हो सकता। पापा ने भी कहा था कि जब वो हरिद्वार गए थे तब भी उन्हें युविका के अपने आसपास होने का इल्यूजन हुआ था। इतनी सारी बातें महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। जरूर इसके पीछे कुछ तो है, मुझे पता लगाना होगा, पर कैसे? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह कुछ सोचने लगी। फिर बोली, ठीक है, अगर यक्षित को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं उन्हें साबित कर दूंगी कि मैंने युविका को देखा है। फिर कुछ सोचते हुए बोली, पर यक्षित का कहना भी गलत नहीं है। मंदिर के आसपास चारों तरफ घने जंगल थे। वहां पर किसी इंसान के होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। कहीं यक्षित का कहना सच तो नहीं कि मुझे बस उसका इल्यूजन हुआ हो? उद्धरण चिन्ह। विन्या ने खुद से ही सवाल करते हुए कहा, फिर खुद से ही बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था। अगर ये मेरा इल्यूजन भी हुआ तो भी मुझे इस साइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि युविका वहीं कहीं आसपास हो और उसे हमारी मदद की जरूरत हो। यक्षित की लाइफ में तो उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि किसी ने युविका को कैद कर रखा हो। अगर ऐसा है तब तो युविका बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकती है। मुझे कुछ करना होगा, पर यक्षित की निगाहों से बचकर अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई कि मैं क्या कर रही हूं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। मुझे जो भी करना है बहुत सोच समझकर करना होगा। उद्धरण चिन्ह। लेट गया। अगली सुबह विन्या ने ये तय कर लिया था कि वह युविका को ढूंढ कर ही रहेगी, क्योंकि उसे गट फीलिंग्स आ रही थी कि युविका जिंदा है और वह बहुत बड़ी मुसीबत में भी है। उसने फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने सोचा कि एक बार वो कंफर्म हो जाए कि युविका उसी मंदिर के कहीं आसपास है तो वह सबको उसके बारे में बता देगी। यक्षित सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल चुका था, इसलिए विन्या ने शॉपिंग का बहाना बनाकर वह मंदिर के लिए निकल गई। दादाजी और अनिल जी उसे मना भी कर रहे थे, पर उसने जैसे तैसे करके मना लिया कि दृष्टि भी उसके साथ होगी, इसलिए वो उसकी फिक्र ना करें। विन्या उस मंदिर के लिए निकल गई। इस बार वह बॉडीगार्ड्स के साथ पूरी तैयारी में जा रही थी, क्योंकि विन्या को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उसे एक खरोंच भी आ गई तो यक्षित को ये बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे भी वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए विन्या की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उसे खुद को और बेबी को दोनों को प्रोटेक्ट करना था, पर वह युविका के बारे में भी जानना चाहती थी। ये भी विन्या के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था। कुछ घंटे बाद विन्या वहां पहुंच गई। उसने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिए कि वो पता करे जंगल और मंदिर के आसपास कोई घर है क्या, पर घंटों की कोशिशों के बाद भी विन्या को ना में जवाब आया। अब तो विन्या को भी लगने लगा था कि उसे इल्यूजन ही हुआ था, पर तभी विन्या का ध्यान एक तरफ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वो देख पा रही थी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को उस तरफ इशारा किया। जब 168 नाराजगी और बेबी की धड़कन। कुछ घंटे बाद विन्या वहां पहुंच गई। उसने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिए कि वो पता करे जंगल और मंदिर के आसपास कोई घर है क्या, पर घंटों की कोशिशों के बाद भी विन्या को ना में जवाब आया। अब तो विन्या को भी लगने लगा था कि उसे इल्यूजन ही हुआ था, पर तभी विन्या का ध्यान एक तरफ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वो देख पा रही थी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को उस तरफ इशारा किया। अब आगे उसे लगा नहीं था कि इतने घने घने पेड़ों के पीछे एक कॉटेज होगा, जो कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखता था। ये दिखने में किसी जंगल के बीचों बीच बने हॉरर हाउस की तरह लग रहा था। एक बॉडीगार्ड विन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैडम हमें संभल कर जाना होगा, वहाँ खतरा भी हो सकता है। हम रिस्क नहीं ले सकते, वरना सर हमारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। विन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगी। फिर बॉडीगार्ड्स ने बड़ी सफाई से उस कॉटेज के आसपास का मुआयना किया और विन्या को बताया, मैडम इस कॉटेज को देखकर लगता नहीं है कि कोई यहाँ सालों से रहा होगा। विन्या को भी उस बॉडीगार्ड की बात ठीक लग रही थी, क्योंकि जिस कंडीशन में ये कॉटेज था उसे देखकर तो यही लग रहा था। पर विन्या का दिल नहीं माना। वह कॉटेज के पास जाकर उसे गौर से देखने लगी। वो बॉडीगार्ड्स के कहने पर एक ऐसे पोजीशन पर खड़ी थी जहां से वह तो कॉटेज को अच्छी तरह देख सकती थी, पर कोई उसे वहां से नहीं देख सकता था। विन्या ने काफी देर तक कॉटेज को देखने की कोशिश की। वह कॉटेज के अंदर जाकर भी देखना चाहती थी, पर बॉडीगार्ड्स ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी लेडी बॉस प्रेग्नेंट है और उनके बॉस को भी नहीं पता कि वो इस हालत में यहाँ आई है। जब उनके बॉस को इस बारे में पता चलता तो उन्हें उन पर बहुत गुस्सा आता, इसलिए उन्होंने विन्या को अंदर जाने से मना कर दिया। ये कॉटेज था भी अजीब किस्म का, क्योंकि कॉटेज के अंदर जाने का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था।
वन्या को निराशा होने लगी। वह वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसने कॉटेज की ग्लास विंडो पर कुछ देखा। वह सामने का नज़ारा देखती ही रह गई। उसे एक बार फिर जीविका की झलक दिखाई दे रही थी। उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया, पर उन सबने जैसे ही उस तरफ देखा, वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। एक बॉडीगार्ड ने वन्या की तरफ देखते हुए कहा, मैडम हम सबने देख लिया है, वहां पर कोई भी नहीं है, हो सकता है कि आपको कोई भ्रम हुआ हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या मन ही मन बोली, नहीं मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। इस जगह पर युविका का 2 बार दिखना महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि युविका यही कहीं है। मुझे यक्षित से फिर से बात करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो कार में बैठ जाती है और उनकी कार मुंबई की तरफ जाने लगी। यक्षित आज वन्या को सरप्राइज देने के लिए जल्दी घर आ गया था। आते वक्त उसने वेद को भी स्कूल से पिकअप कर लिया था। वेद अपने डैडी को स्कूल की बातें बताते बताते कार में ही सो गया था, इसलिए यक्षित उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में सुला देता है। उसका स्कूल बैग वही साइड में रख देता है। फिर वह अपने कमरे में आता है, पर वन्या उसे कहीं भी नजर नहीं आती। ये देखकर वह वन्या को कॉल करता है, पर उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया बताता है। ये देखकर यक्षित की आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि उसने वन्या को कहा था कि वह घर पर ही रहा करे। अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे या फिर फैमिली के किसी भी मेंबर को बता सकती है। थोड़ी देर बाद जब वन्या अपने रूम में आती है तो देखती है कि यक्षित कमरे में ही टहल रहा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल सर्द थे, इसलिए वन्या को थोड़ी घबराहट भी होने लगी। वन्या को वही दरवाजे के पास खड़ा देख यक्षित अपनी कोल्ड टोन में बोला, कमरे के अंदर भी आओगी या आज वहीं खड़े रहने का इरादा है। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने छोटे छोटे कदमों से कमरे में आ गई। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए एक सर्द निगाह डालते हुए बोला, बताओ कहाँ गई थी। वन्या समझ गई कि अगर वह यक्षित से ये कहती है कि वह दोबारा मंदिर गई थी तो वह उस पर बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि वह युविका को ढूंढने गई थी। पर यक्षित को झूठ भी तो नहीं बोल सकती थी। वन्या को यूं चुप देखकर यक्षित उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, बताओ वाइफी कहाँ गई थी। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए हिम्मत करके बता देती है कि वो कहाँ गई थी। ये सुनकर यक्षित की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, लगता है तुम्हें उन बॉडीगार्ड्स की जान प्यारी नहीं है। उन्होंने गलती की है तो इसकी सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वहां से जाने को हुआ तो वन्या ने यक्षित का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया और बोली, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे आप। वो मेरे कहने पर वहां गए थे, इसलिए जो भी सजा देना चाहते हैं आप मुझे दीजिए, उन्हें नहीं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की निगाहें अपने आप वन्या की तरफ चली गई। वह उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, तुमसे तो बात ही करना बेकार है वाइफी। कितनी बार कहा है, बाहर मत जाया करो, मत जाया करो, पर नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी ही कहाँ होती है। अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हो जाता तो। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी यक्षित की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, यक्षित आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैं जब कह रही हूं कि मैंने युविका को देखा है तो देखा है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित भी वन्या के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हाई पिच में बोला, और मैंने भी तुमसे कई बार कहा है कि युविका सालों पहले मर चुकी है। तुम बार बार मेरे जख्मों पर नमक डालने का काम क्यों कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने ये लगभग चिल्लाते हुए कहा था। आज पहली बार यक्षित ने वन्या से इस टोन में बात की थी। यक्षित को खुद पर इस तरह से चिल्लाता देख वन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने यक्षित का हाथ खुद पर से झटका और वहां से तुरंत निकल गई। यक्षित को जब तक होश आता, वन्या वहां से जा चुकी थी। यक्षित वन्या को रोकता रह गया, वाइफी सुनो तो, मेरी बात सुनो। पर तब तक वन्या जा चुकी थी। यक्षित को बुरा लग रहा था कि वो वन्या पर चिल्ला कैसे सकता है। वह वॉशरूम की तरफ गया, शोवर लेकर फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। वन्या रोते हुए सीधे वेद के कमरे में आ गई। उसने देखा कि उसका बेबी सो रहा है। वह वही वेद के बगल में सो गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। वेद भी कसमसाते हुए अपनी मम्मा के सीने में छिप गया। यक्षित ने जाकर उन बॉडीगार्ड्स से कुछ बातें की, जो आज वन्या के साथ जंगल की तरफ गए थे। यक्षित वन्या को ढूंढते हुए वेद के कमरे में आ गया। उसे पता था कि वन्या यहीं आई होगी। वह कमरे के अंदर गया तो यक्षित ने देखा कि दोनों माँ बेटे एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई, पर वन्या का चेहरा देखकर जल्द ही चली भी गई। उसके गालों पर रोने की वजह से आंसुओं की लकीरें पड़ गई थीं, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वह कितना रोई है। ये देखकर यक्षित के दिल में दर्द होने लगा।
उसने वन्या के बालों पर हाथ फेरते हुए नीचे झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद वन्या की आंखें खुली तो उसे सबसे पहले यक्षित का चेहरा नजर आया। उसे देखकर उसे थोड़ी देर पहले उसका चिल्लाना याद आया। ये याद आते ही उसने यक्षित से मुंह फेर लिया और वहां से जाने लगी, पर यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वन्या ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और यक्षित का हाथ झटकते हुए अपने कमरे में जाने लगी। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आ गई। यक्षित भी रूम में आ चुका था। ये देखकर वन्या उसे इग्नोर करते हुए वहां से जा ही रही थी कि यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बेड पर बिठा दिया। वह वन्या के गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लो। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने यक्षित का हाथ हटाते हुए उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वह बेड से उठकर जाने लगी तो यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वन्या सीधे यक्षित की गोद में गिरी। खुद को संभालने के लिए उसने अपने दोनों हाथ यक्षित के सीने पर रख दिए, पर वो अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। यक्षित वन्या के गालों को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। वन्या ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा, जो अपनी गिल्ट भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। यक्षित वन्या के गालों को सहलाते हुए बोला, अब हमारे बीच उस बात को लेकर कभी बहस नहीं होगी। ये सुनकर वन्या मन ही मन बोली, यक्षित, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों जिद पर अड़े हुए हैं आप? ये बोलकर उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा गिरकर उसके गालों पर लुढ़क जाता है। यक्षित वन्या के आंसू पोंछते हुए बोला, वाइफी तुम ठीक हो? वन्या ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में पलके झपका दी। यक्षित ने उसके लिए डिनर मंगवाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। वन्या ने भी आनाकानी नहीं की है और चुपचाप डिनर करने लगी। वक्त कुछ इसी तरह से बीतने लगा और देखते ही देखते 2 महीने यूं ही बीत गए। इन 2 महीनों में वन्या ने मेंशन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, पर यक्षित अब उसकी पल पल की खबर रखने लगा था, इसलिए वन्या चाह कर भी बाहर निकल नहीं पाई। आज वन्या की प्रेगनेंसी को पूरे 3 महीने हो चुके थे। अब उसका बेबी बम्प बहुत हल्का हल्का नजर आने लगा था, पर अभी न के बराबर ही नजर आ रहा था। आज यक्षित और वन्या बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वे आज अपने बेबी की धड़कन सुनने वाले थे। यक्षित ने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पहले से ले रखी थी। यक्षित, वन्या और वेद तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वेद यक्षित की तरफ देखते हुए मासूमियत में बोला, डैडी क्या हम बेबी प्लीछे मिलने जा रहे हैं? यक्षित वेद की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हम आपकी बेबी प्रिंसेस से मिलने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में ही वे हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर के कैबिन में जाने के बाद डॉक्टर ने वन्या की कुछ टेस्ट किए, फिर उसे एक बेड पर लेटने को कहा। यक्षित और वेद दोनों वही वन्या के पास में ही बैठे थे। यक्षित ने वन्या का हाथ पकड़ रखा था। वन्या को थोड़ी नर्वसनेस भी फील हो रही थी। छोटू वेद अपनी मम्मा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, दलो मत मम्मा, आपका वेदांश यही पल है। उद्धरण चिन्ह। वेद की प्यारी तोतली बातें सुनकर डॉक्टर के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह यक्षित और वन्या की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर एंड मिसेस सिन्हानिया, आपका बेटा बहुत प्यारा है। ये बोलकर वह वेद के गुलाबी गालों को आहिस्ते से पींच कर लेती हैं। ये देखकर यक्षित और वन्या के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। डॉक्टर वन्या के पेट पर एक लोशन लगाती हैं, फिर एक मशीन को उसके पेट पर फिराने लगी और डॉक्टर ने उन्हें एलईडी स्क्रीन पर देखने के लिए कहा, पर तीनों को ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वेद अपने डैडी के हाथों को जोर से हिलाते हुए बोला, डैडी मुझे बेबी प्लीछे नजर नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने वेद को शांत किया और सामने की तरफ देखने लगा। डॉक्टर ने एलईडी स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया और एक डॉट को देखने को बोला, मिस्टर एंड मिसेस सिन्हानिया, ये आपका बेबी है। उद्धरण चिन्ह। एलईडी स्क्रीन देखकर तीनों की आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो गईं। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी बेबी प्लीछेज तो बहुत ज्यादा छोटी है, क्या मेरी तलउच्छ का छिल नहीं है और हाथ पैर भी? उद्धरण चिन्ह। वेद ने यह अपने हाथों को दिखाते हुए कहा। वेद की मासूम बातें सुनकर डॉक्टर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, अभी आपकी बेबी प्रिंसेस या प्रिंस बहुत छोटा है ना। आप भी जब मम्मा की टमी में थे तो बिल्कुल ऐसे ही थे, फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए। आपका भाई या बहन भी बिल्कुल ऐसे ही बड़ा होगा। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर उनकी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर एंड मिसेस सिन्हानिया, आपका बेबी अभी बहुत छोटा है, इसलिए डॉट के फॉर्म में नजर आ रहा है।
धीरे धीरे आपका बेबी ग्रो होगा, फिर वो 9 महीने तक एक पूरा बच्चा बन जाएगा। पर अभी आप अपने बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित, वन्या और वेद बेबी की धड़कन सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे। डॉक्टर ने वन्या के पेट पर स्टेथोस्कोप लगाया और यक्षित के कानों में लगा दिया। अपने बच्चे की धड़कन को महसूस करके यक्षित की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून आ गया। यक्षित को यूं खुद में खोया देख वन्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे भी अपने बच्चे की धड़कन सुननी है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप का एक सिर वन्या के कानों में डाल दिया। अपने बच्चे की धड़कन महसूस करके वन्या की आंखें खुशी के मारे नम हो गई थी। उसने भी अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चे को महसूस किया। अब वेद की बारी थी अपनी बेबी प्रिंसेस या प्रिंस की धड़कन सुनने की। डॉक्टर ने उसके छोटे छोटे कानों में स्टेथोस्कोप का एक सिरा डाल दिया। जैसे ही वेद को बेबी की धड़कन सुनाई देने लगी, वह खुशी के मारे ताली बजाने लगा। ये देखकर यक्षित, वन्या और डॉक्टर तीनों के फेस पर स्माइल आ गई। डॉक्टर ने यक्षित के कहने पर उस साउंड को रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वह बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बच्चे की धड़कन सुना सके। इन सब के बाद यक्षित ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, बेबी ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर सिन्हानिया, बेबी और मम्मा दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं। आप मिसेस सिन्हानिया का पूरा ख्याल रखिए, बाकी सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। 169 ट्रिशर के खतरनाक इरादे। डॉक्टर ने यक्षित के कहने पर उस साउंड को रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वह बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बच्चे की धड़कन सुना सके। इन सब के बाद यक्षित ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, बेबी ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर सिन्हानिया, बेबी और मम्मा दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं। आप मिसेस सिन्हानिया का पूरा ख्याल रखिए, बाकी सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। चेकअप के बाद वे हॉस्पिटल से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर वेद ने मासूमियत से सबको ये बताया कि वह अपनी बेबी प्रिंसेस से मिलकर आया है और उसने उसकी हार्ट बीट भी सुनी। सारे फैमिली मेंबर्स ने बच्चे की हार्ट बीट सुनी। सबको एक अलग सा सुकून और एक अलग सी खुशी का एहसास हुआ। अनिल जी वन्या की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, भगवान ने इस घर को एक नन्हा सा राजकुमार तो पहले से दिया है, इसलिए अब बारी एक नन्ही सी राजकुमारी की है। इस बार मैं एक क्यूट सी प्रिंसेस का दादा बनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी की बातें सुनकर वन्या के गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। वहीं युवान भी अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी, मैं भी एक क्यूट सी प्रिंसेस का चाचू बनना चाहता हूँ। जीविका ने भी एक छोटी सी प्रिंसेस की मांग की। ओवरऑल सभी यही चाहते थे कि इस बार उनकी नन्ही राजकुमारी आए। कहीं न कहीं वन्या भी इस बार एक क्यूट सी बेटी को जन्म देना चाहती थी क्योंकि भगवान ने उन्हें एक प्यारा सा बेटा तो पहले ही दे दिया था। थोड़ी देर बाद वन्या अपने बेड पर लेटी हुई कुछ सोचने में लगी थी। तभी यक्षित कपड़े चेंज करके वन्या के पास आ गया। वह वन्या के बगल में बैठकर उसके कंधे पर एक हाथ रख देता है, जिससे वन्या होश में आती है। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। वन्या ना में सिर हिलाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। फिर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, आपको क्या लगता है इस बार हमारी बेबी प्रिंसेस आएगी या बेबी प्रिंस? उद्धरण चिन्ह। वन्या के इस सवाल पर यक्षित स्माइल करते हुए उसके पेट को सहलाते हुए बोला, वाइफी, सच कहूँ तो मैं भी एक क्यूट सी प्रिंसेस का डैडी बनना चाहता हूँ, क्योंकि बेबी प्रिंस तो भगवान ने हमें पहले ही दे दिया है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं, मैं भी एक क्यूट सी प्रिंसेस की मम्मा बनना चाहती हूँ। यक्षित, आपको क्या लगता है हमारी प्रिंसेस किस पर जाएगी? उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, किस पर जाएगी का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स वो अपने डैडी पर जाएगी। ये सुनकर यक्षित वन्या को घूर कर देखने लगी। ये देख यक्षित उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, वाइफी, अब वे तुम पर गया है तो कम से कम एक बच्चे को उसके डैडी पर भी जाने दो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के फेस पर एक स्माइल आ गई, पर उसने यक्षित के देखने से पहले ही उसे छिपा लिया। वन्या का नाराज चेहरा देख यक्षित को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके चेहरे पर किसेस की बरसात करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वह वन्या के चेहरे को किस करके गीला कर देता है। वन्या यक्षित की इस हरकत से इरिटेट हो जाती है और अपने चेहरे को साफ करने लगती है। फिर वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप हमारी प्रिंसेस को अपने लाड प्यार से बिगाड़ दोगे? वन्या की बातें सुनकर यक्षित स्माइल करने लगा और बोला, वाइफी, डैडीज तो होते ही है अपनी प्रिंसेसेस को बिगाड़ने के लिए।
तुम रहोगी ना अपनी बेटी को सुधारने के लिए? उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या उसकी तरफ घूरने लगती है। फिर दोनों हंसने लगे। यक्षित वन्या के पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी बस अब इंतजार नहीं होता अपनी छोटी सी जान को अपने गोद में लेने के लिए। अब बस कुछ ही महीने का इंतजार है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के पेट की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा जल्दी आना, हम मम्मा और डैडी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर वह वन्या के पूरे पेट पर किस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वन्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वह खिलखिलाकर हंसते हुए ही यक्षित को रोकते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं आप? यक्षित वन्या के खिले चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अपनी छोटी सी जान को प्यार कर रहा हूँ वाइफी। उद्धरण चिन्ह। तभी वेद भी फुदकते हुए अपने मम्मा और डैडी के पास आ गया। वह बेड पर चढ़कर दोनों के बीच घुस गया। ये देखकर यक्षित और वन्या दोनों के फेस पर एक स्माइल आ गई। यक्षित वेद के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेटा आप चाचू के साथ खेल कर आ गए। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, यस डैडी, वेदांश को अब स्टोरी चुननी है। यक्षित स्माइल करते हुए एक स्टोरी बुक लेता है और वेद की तरफ देखते हुए बोला, आज हम मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी सुनेंगे। इससे पहले कि यक्षित स्टोरी शुरू करता वेद उसे रोकते हुए बोला, ये वाली तो मम्मा ने चुनाई है। फिर यक्षित नेक्स्ट पर आता है, एक प्रिंसेस थी। वेद अपने डैडी को रोकते हुए बोला, डैडी ये भी मम्मा ने चुनाई है। वेद की बातें सुनकर यक्षित वन्या को घूर कर देखता है। यक्षित को अपनी तरफ यूं देखता देख वन्या की हंसी छूट जाती है। वह स्टोरी बुक यक्षित से लेते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं वेद को स्टोरी सुना देती हूँ। यक्षित वन्या के हाथों से स्टोरी बुक लेते हुए बोला, वाइफी तुम रहने दो, मैं सुना रहा हूँ, तुम थक गई होगी, रेस्ट कर लो। उद्धरण चिन्ह। फिर यक्षित एक स्टोरी शुरू करता है और वेद को सुनाने लगा। वेद अपने दोनों हाथों को अपने छोटे छोटे गालों पर रखकर बड़े ध्यान से स्टोरी सुन रहा था। वहीं वन्या भी लेटे लेटे यक्षित की तरफ देख रही थी, जैसे कि वह भी स्टोरी सुन रही हो। थोड़ी देर बाद वन्या की पलकें भारी होनी शुरू हो गई। वहीं यक्षित ने जब स्टोरी खत्म की तो उसने देखा कि उसका बेबी अपने डैडी की गोद में ही सो चुका है। फिर यक्षित की निगाहें वन्या पर गई, जो कि सुकून से सो रही थी। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने वेद को ठीक से सुलाया। फिर वेद के माथे को चूमकर वन्या के माथे को भी चूम लेता है। फिर नीचे की तरफ झुककर वन्या के पेट को चूमते हुए बोला, गुड नाइट बच्चा। फिर वह भी बेड पर लेट जाता है और तीनों को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। दूसरी तरफ कॉटेज के एक कमरे में एक औरत बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक थी और वह अपनी बगल में बैठी एक लड़की से बात कर रही थी। ये औरत और कोई नहीं त्रिशा जी ही थी और वो लड़की अवनी थी। त्रिशा जी ने अभी जो बताया उसे सुनकर अवनी सदमे में जा चुकी थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से त्रिशा की तरफ देखते हुए बोली, आंटी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यक्षित की बहन युविका को आपने कैद करके रखा है, वो भी पिछले कई सालों से। सारी दुनिया को तो यही लगता है कि यक्षित की मॉम और बहन अब इस दुनिया में नहीं रहे। शायद यक्षित को भी ये पता नहीं होगा कि उसकी बहन जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा जी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लिए डेविल स्माइल करते हुए बोली, इतना पावरफुल बिजनेसमैन होने का क्या फायदा जब उसे इतने सालों में ये भी पता नहीं चला कि उसकी बहन अभी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। अवनी त्रिशा जी की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, आंटी आपको डर नहीं लगता? कल को अगर यक्षित को ये पता चल गया कि उसकी मॉम और बहन के मर्डर के पीछे आपका हाथ है और उसकी बहन को आपने सालों से कैद करके रखा हुआ है, फिर वो तो आपको छोड़ेगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। अवनी की बातें सुनकर त्रिशा जी डेविल स्माइल करते हुए बोली, स्वीट हार्ट मैं त्रिशा राय सिन्हानिया हूँ, कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं जो इतनी आसानी से पकड़ी जाऊं। तुम फिक्र मत करो, यक्षित सालों से अपनी मॉम और बहन के कातिल को ढूंढ रहा है पर अब तक कामयाब नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। अवनी त्रिशा जी की तरफ देखते हुए बोली, पर आंटी जैसा कि आपने कहा वन्या को अब शक हो चुका है कि युविका जिंदा है और इस कॉटेज के आसपास ही है। आपको ये डर नहीं है क्या कि अब वह पूरी सिन्हानिया फैमिली को ये बात बता देगी और आपका पर्दाफाश हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह। अवनी की बातें सुनकर त्रिशा जी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लिए हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि वन्या यहाँ जरूर आए ताकि युविका के साथ साथ मैं वन्या को भी खत्म कर दूँ, ताकि यक्षित और उसके परिवार की आने वाली खुशी भी वन्या के साथ साथ चली जाए। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा जी के खतरनाक इरादे सुनकर अवनी का गला सूखने लगा, क्योंकि वह यक्षित और वन्या से बदला तो लेना चाहती थी
पर वो इतनी भी शातिर नहीं थी कि किसी की जान लेने के बारे में सोचे। वैसे भी त्रिशा जी का सच जानकर तो उसके भी हाथ पांव कांपने लगे थे, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि यक्षित की मॉम और बहन की मर्डर त्रिशा जी हो सकती हैं। अवनी, आंटी मुझे तो अब डर लगने लगा है। अगर यक्षित को गलती से भी इन सब की भनक लग गई तो वो हमारी जान ही ले लेगा। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा जी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेकर बोली, पता चलेगा तब ना। हम दोनों को इतनी सफाई से मारेंगे कि यक्षित चाह कर भी पता नहीं लगा पाएगा। अवनी त्रिशा जी के प्लेन सुनकर बहुत डर गई थी, पर अब आगे कदम बढ़ा ही लिया था तो पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकती थी। अवनी के वहां से जाने से पहले त्रिशा जी उसे वार्न करते हुए बोली, खबरदार जो ये न्यूज़ हम दोनों के अलावा किसी तीसरे तक गई तो, वरना युविका वन्या के साथ साथ लिस्ट में तुम्हारा नाम भी आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अवनी त्रिशा जी की तरफ देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, ये बात मैं अपने तक ही रखूंगी। अब मैं जाऊं। त्रिशा जी ने हाँ में सिर हिलाया तो अवनी वहां से दफा हो गई। उसके जाने के बाद त्रिशा जी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लिए बोली, यक्षित कभी कभी ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। तुम इतने अभागे हो कि तुम्हारे रहते हुए भी तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी बहन दर्द से तड़प रही है, जिसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तुम्हारी प्यारी सी बीवी ने भी तुम्हें बताने की कोशिश की, पर फिर भी तुमने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। अब तुम्हारी इस इग्नोरेंस का फायदा उठाना तो बनता है ना। बहुत खुश हो ना तुम और तुम्हारा परिवार उस लड़की के साथ। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं उसे तुमसे और तुम्हारे परिवार से बहुत दूर कर दूंगी। तुम्हारी बहन तो उस दिन बच गई थी, पर अब बच नहीं पाएगी। तुम्हारी बहन और बीवी दोनों को मैं वहीं पहुंचा दूंगी जहां तुम्हारी मां को पहुंचाया था। ये बोलकर वह एक शैतानी हंसी हंसने लगी। सिन्हानिया मेंशन। यक्षित का रूम। वन्या नींद में पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई डरावना सपना देख रही हो। उसने डर के मारे झट से अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने कमरे में पाया। उसने देखा कि उसका बेबी और यक्षित दोनों सुकून से सो रहे हैं। वन्या को थोड़ी राहत मिली। वन्या ने अभी अभी सपने में फिर से युविका की झलक देखी, जहां वह उससे मदद मांग रही थी और ये कह रही थी कि अगर उसने उसे नहीं बचाया तो वह उन सबसे एक बार फिर बहुत दूर चली जाएगी। इन सब को याद करके वन्या की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। वह सो रहे यक्षित की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, यक्षित आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि युविका को हमारी मदद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। वन्या इस वक्त बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से ही बोली, कोई बात नहीं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं खुद जाऊंगी और युविका को बचा कर ले आऊंगी। ये बोलकर वह एक गहरी सांस लेती है और बेड पर लेट जाती है। पर वन्या की आंखों में नींद कोसों दूर थी। जब 171 ईयर इज इन डेंजर। वन्या इस वक्त बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से ही बोली, कोई बात नहीं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं खुद जाऊंगी और युविका को बचा कर ले आऊंगी। ये बोलकर वह एक गहरी सांस लेती है और बेड पर लेट जाती है। पर वन्या की आंखों में नींद कोसों दूर थी। अब आगे। अगली सुबह वन्या की आंखें यक्षित से पहले खुली। आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले अपने मासूम बेबी को देखा। वन्या ने उसके माथे को चूम कर यक्षित के माथे को भी चूम लिया और सोते हुए यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी यक्षित, पर मुझे ये करना ही होगा। आई नो इसमें बहुत खतरा है, मुझे कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी मैं युविका को दर्द में नहीं देख सकती। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वन्या की आंखों से आंसू का एक कतरा गिरकर उसके गालों पर आ जाता है। वह वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद यक्षित की नींद भी टूट जाती है। वह वेद के माथे को चूमकर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वन्या वेद को अपनी गोद में उठाकर उसे वॉशरूम में ले जाकर फ्रेश करा देती है और उसके स्कूल के लिए रेडी करवा देती है। यक्षित भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। यक्षित ने ब्रेकफास्ट के वक्त ये नोटिस कर लिया था कि वन्या कुछ बूझी बूझी सी लग रही है। ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस जाने से पहले यक्षित ने उसे बाहर बुलाया और उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की बातों को टालते हुए बोली, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वन्या ने यह अपने फेस पर एक हल्की स्माइल लाते हुए कहा तो यक्षित उसकी तरफ देखकर बोला, पक्का। वन्या ने आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। फिर यक्षित वेद को लेकर उसके स्कूल के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद वन्या एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, काश आप मुझे समझ पाते यक्षित। ये बोलते वक्त वन्या के चेहरे पर एक अलग सा दर्द झलक रहा था, क्योंकि आज वह एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली थी।
जिसमें उसे कुछ भी हो सकता था। वन्या घर के अंदर आई। उसने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसने चैतन्य दादाजी और अनिल जी को हॉस्पिटल का बहाना देकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस कॉटेज के लिए निकल गई। वन्या का मन आज बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है। कहीं न कहीं वन्या को ये लग रहा था कि ये काम यक्षित की फैमिली के किसी करीबी का ही होगा। पर जो भी हो, वन्या ने ये ठान लिया था कि आज वह युविका को उस नर्क से बाहर निकाल कर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वन्या ने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर लपेट दिए और अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, बेबी अपनी मम्मा को माफ कर देना बच्चा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वन्या ने बॉडीगार्ड्स को अपना प्लान बताया तो उन सब ने वन्या को साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी लेडी बॉस प्रेग्नेंट है और वन्या जो करने जा रही है वो काम खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। इसमें बच्चे को भी कुछ भी हो सकता है। पर वन्या नहीं मानी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को सख्त ऑर्डर दिए कि उसे आज किसी भी हाल में युविका को बचाना ही है। बॉडीगार्ड्स को भी न चाहते हुए वन्या की बात माननी ही पड़ी। करीब 3 घंटे के सफर के बाद वन्या की कार वहां पहुंच गई। वन्या के इशारे पर एक बॉडीगार्ड बहुत ही सफाई के साथ उस कॉटेज की तरफ बढ़ गया, ये पता करने के लिए कि अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, क्योंकि यह कॉटेज अपने आप में किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। उन्हें अपने प्लान को बहुत सफाई से अंजाम देना था, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती भी युविका की जान पर भारी पड़ सकती थी। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद उस बॉडीगार्ड ने बाकी बॉडीगार्ड्स को ग्रीन सिग्नल दे दिए। एक बॉडीगार्ड वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैडम अंदर जाने का रास्ता मिल गया है। उद्धरण चिन्ह। वन्या, ग्रेट, पर ध्यान रहे हमें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा, क्योंकि हम इस कॉटेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उद्धरण चिन्ह। वह बॉडीगार्ड एक बार फिर वन्या से रिक्वेस्ट करते हुए पोलाइटली बोला, मैडम प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप यही कार में बैठकर हमारा इंतजार कीजिए। अगर युविका मैम सच में अंदर होंगी तो हम उन्हें बचा कर ले आएंगे। मैडम, हम जानते हैं कि आप मां बनने वाली हैं, ऐसे में आपका अंदर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ आपकी मेरी बहुत फिक्र है, पर यह बात भी सच है कि मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जैसे कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। इट्स माई ऑर्डर। उद्धरण चिन्ह। अब उस बॉडीगार्ड के पास वन्या का ऑर्डर मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वे सभी बड़ी सावधानी से अंदर आ गए। थोड़ी ही देर में वे सभी उस कॉटेज के अंदर जाने में कामयाब हो गए। अंदर का नज़ारा देखकर सबके सब बहुत हैरान रह गए, क्योंकि अंदर से यह बिल्कुल शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सालों से यहाँ कोई रहा नहीं होगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बिल्कुल किसी हॉरर हाउस की तरह। बॉडीगार्ड्स ने अपनी लाइटें जला रखी थीं। एक बॉडीगार्ड वन्या से धीरे से बोला, मैडम इस जगह को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ कोई सालों से आया नहीं होगा। आर यू श्योर आपने सच में उन्हें यही देखा था? उद्धरण चिन्ह। वन्या उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोली, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वैसे भी कभी कभी हमारी आंखों के सामने जो होता है वो हमेशा सच नहीं होता। आई एम श्योर इस कॉटेज का भी कोई न कोई राज है। उद्धरण चिन्ह। वन्या सारे बॉडीगार्ड्स को फैलकर वहां पर सब कुछ चेक करने को बोलती है। वह भी बड़े गौर से वहां की एक एक चीजों को देखने में लगी थी। देखने पर तो यही लग रहा था कि वहां पर सालों से कोई आया नहीं होगा, पर वन्या ये भी जानती थी कि ये सच नहीं है, सच कुछ और ही है। तभी उसे एक बंद कमरा दिखा जहां ताला लगा हुआ था। वन्या को ये देखकर कुछ क्लिक हुआ। उसने आसपास देखकर उस ताले की चाबी खोजने की कोशिश की। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद उसे उस ताले की चाबी मिल ही गई। उसने आहिस्ते से ताला खोल दिया और अंदर आ गई। अंदर एक बड़ा सा बेडरूम था। वह स्विच बोर्ड के पास पहुंचकर सबसे पहले लाइट्स ऑन करती है। वन्या की निगाहें बेड पर जाती है तो उसकी निगाहें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि बेड पर और कोई नहीं बल्कि युविका सो रही थी। वन्या को तो पहले ही यकीन हो गया था कि युविका इसी कॉटेज में कैद है। युविका की हालत देखकर लग रहा था कि उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता होगा। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। तभी वन्या का ध्यान टेबल की तरफ एक ट्रे में रखे मेडिसिन्स और इंजेक्शंस की तरफ गई। ये देखकर वन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब युविका को दिए जाते थे। वह बेड के पास गई और युविका को जगाने की कोशिश करने लगी। उसकी हालत देखकर वन्या की आंखों में पानी आ गया था, क्योंकि जब उसने युविका की फोटो देखी थी तो उसमें उसकी स्माइल काफी ज्यादा दिलकश और प्यारी नजर आ रही थी।
पर इस वक्त युविका की हालत बहुत खराब लग रही थी। आंखों की चमक और चेहरे का नूर तो जैसे गायब ही हो गया था। बॉडी में भी बहुत ज्यादा कमजोरी नजर आ रही थी। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद युविका नींद से जाग गई। उसने जैसे ही वन्या को देखा, वह डर कर सहम गई। ये देखकर वन्या युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, युविका तुम डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हें बचाने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। इन कई सालों में तृषा ने युविका को बहुत टॉर्चर किया था। उसकी याददाश्त मिटाने की भी बहुत कोशिश की थी, पर युविका बहुत स्मार्टली अपनी याददाश्त खोने का नाटक करती रही। पर उसकी याददाश्त सही सलामत थी। पर हाँ, उसके जहन में डर और दहशत का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस घर कर चुका था, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। युविका अपनी फीकी पर चुकी आंखों से वन्या को देखती है और पूछती है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, युविका, अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है। पहले हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह युविका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने को हुई, पर युविका उसके साथ बाहर नहीं जा रही थी। ये देखकर वन्या के कदम वहीं ठहर गए। वह युविका की तरफ देखते हुए बोली, युविका क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? उद्धरण चिन्ह। युविका अपनी आंखों में डर लिए हुए बोली, कहीं आप उनकी तरह मुझे टॉर्चर तो नहीं करोगे ना? युविका की बातें सुनकर वन्या की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बच्चा, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, इस नर्क से तुम्हें बाहर निकालने आई हूँ। हम। उद्धरण चिन्ह। वन्या की आंखें देखकर युविका को भी उस पर भरोसा करने का मन कर रहा था, इसलिए वह उसके साथ बाहर जाने लगी। वन्या ने युविका के हाथों को कसकर पकड़ रखा था। दोनों ने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, वहां की लाइटें अचानक ऑन हो गईं और एक आवाज आई, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? उद्धरण चिन्ह। सिन्हानिया अंपायर्स। यक्षित अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, पर आज उसे काम में मन ही नहीं लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। उसे वन्या और उसकी पूरी फैमिली की फिक्र होने लगी। उसने वेद के स्कूल में फ़ोन किया और वेद के बारे में पूछा। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि वेद अभी क्लास में है और पढ़ाई कर रहा है। फिर प्रिंसिपल ने वेद से यक्षित की बात कराई। वेद अपने छोटे छोटे हाथों में फ़ोन पकड़े हुए बोला, हेलो डैडी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। वेद की मासूम बातें सुनकर यक्षित के फेस पर अपने आप ही एक स्माइल आ गई। वह दूसरी तरफ से बोला, ओके बेटा, आप अपना ख्याल रखना, ओके। वेद फोन के दूसरी तरफ से बोला, ओके डैडी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित, गुड बॉय, चलो डैडी को एक किस्सी दो। अपने डैडी की बातें सुनकर वेद ने अपने छोटे छोटे होठों की पाउट बनाए और अपने डैडी को किस्सी थी। फिर फोन प्रिंसिपल को दे दिया। यक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। वेद भी अपने क्लास में चला गया। इससे पहले कि यक्षित वन्या को कॉल करता, उसे चैतन्य दादाजी का कॉल आ गया। उनका फोन देखकर न जाने क्यों पर यक्षित को बहुत फिक्र होने लगी। उसने कॉल पिक किया तो सामने से चैतन्य जी अपनी घबराई हुई आवाज में बोले, यक्षित बेटा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित टेंश होकर बोला, हम बोलिए दादाजी, क्या बात है? चैतन्य जी, बेटा, वन्या का कुछ पता नहीं चल रहा। वो हॉस्पिटल गई थी, पर वहां कांटेक्ट करने पर पता चला कि वन्या हॉस्पिटल आई ही नहीं है। हमने उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की और उनके साथ गए बॉडीगार्ड्स को भी कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यक्षित की धड़कनें अपने आप तेज हो गई। वो बोला, दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। ये बोलकर यक्षित ने कुछ सोचा। वह एक पल में समझ गया कि वन्या कहाँ गई होगी। ये सोचकर यक्षित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सामने की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, वाइफी, तुम हर बार ऐसा काम क्यों करती हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, बस मेरे हाथ लग जाओ तुम। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह जैसे ही वहां से निकलने को हुआ, तभी वहां पर तेजस आ गया। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आपको कुछ बताना है। यक्षित तेजस की तरफ एक सर्द निगाह डालते हुए बोला, वी विल टॉक टू लेटर। ये बोलकर वह जैसे ही वहां से निकलने को हुआ, तेजस उसे रोकते हुए बोला, बॉस इट्स वेरी अर्जेंट। तेजस की बातें सुनकर यक्षित रुक गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बोलो। तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस वन्या भाभी इज राइट। युविका मैम जिंदा हैं, उस दिन बस मालविका मॉम की डेथ हुई थी। ये सुनकर यक्षित की तो जैसे पांव से जमीन ही खिसक गई। तेजस ने यक्षित को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जो उसे अभी अभी अपने रिसोर्सेस से मिली थी।
यक्षित ने एक गहरी सांस ली और ब्लैक जैगुआर स्क्वाड को रेडी करने को बोला। तेजस ने यक्षित के ऑर्डर पर तुरंत एक्शन लिया। दूसरी तरफ एक औरत जो मास्क पहने हुए थी, वो वन्या और युविका के सामने आकर खड़ी हो गई। वन्या के सारे बॉडीगार्ड्स पकड़े जा चुके थे और उस औरत के चंगुल में थे। उस औरत ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है अपनी नंद को यहाँ से ले जाने की? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह सोच में पड़ गई कि उस औरत को कैसे पता युविका उसकी नंद है। वन्या को उस औरत की कद काठी और आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वहीं युविका उस औरत को देखकर डर गई थी और वन्या के पीछे छिपने लगी। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। फिर वह सामने खड़ी औरत को गौर से देखने लगी। वह औरत एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर वह अपने चेहरे से मास्क हटा देती है। उस औरत का चेहरा देखकर वन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि त्रिशा थी।